नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम एक नया डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो बर्ट के अनुसार बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक योग्यता का नाम है। मतलब कि आपकी मानसिक योग्यता कितनी है, आप किस तरीके से मानसिक रूप से कार्य कर सकते हैं, कितना मानसिक रूप से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। दो तरह के कार्य होते हैं, एक होता है शारीरिक कार्य और एक होता है मानसिक कार्य। आप शरीर का कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से शरीर की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किस तरीके से अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करके कार्य को कर सकते हैं। तो जब हम मानसिक ताकत की बात करते हैं, मानसिक योग्यता की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं बौद्धिक विकास के बारे में कि आपका बौद्धिक विकास किस तरीके का है, आपकी मानसिक योग्यता क्या है। जिस हिसाब से मानसिक योग्यता होती है उस हिसाब से कार्य करने की अपने आप ताकत होती है और अपने आप कार्य पूर्ण होते जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बुद्धि की प्रकृति क्या होती है, बुद्धि किस प्रकार की होती है। सबसे पहला देखते हैं इसमें सीखने की क्षमता। हर व्यक्ति में सीखने की क्षमता होती है, नए नए कार्यों को वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है। जैसे कि हम बच्चे की बात करें तो बच्चा जो होता है, जैसे जैसे उसका मोटर डेवलपमेंट होता है, साथ में उसकी बुद्धि का भी, इंटेलेक्चुअल का भी डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। और बुद्धि और जो मोटर डेवलपमेंट के मिक्स साथ साथ मिक्स होते हैं, तब जाके बच्चे सीखने का क्षमता रखता है। जितनी ज़्यादा बुद्धि का उपयोग होगा, जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी, उसके सीखने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है समय के अनुसार तर्क। बिल्कुल, जैसे कई जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको तर्क करने की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज होती है। चूंकि बच्चे के अंदर नॉलेज है, उसके अंदर जिज्ञासा है, और जिज्ञासा और नॉलेज किसके थ्रू आती है, बुद्धि के थ्रू आती है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज है, जितनी ज़्यादा तर्क करने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति हम कह रहे हैं, वितर्क नहीं, है ना। तो तर्क करने की शक्ति जिसके अंदर जितनी ज़्यादा है, उसके अंदर बुद्धि उतनी ज़्यादा होती है। विविध वस्तुओं को पहचानने की क्षमता, बिल्कुल अलग अलग वस्तुओं को पहचानने की क्षमता होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है जैसे कि दाल। जैसे जैसे सब पहले जब बच्चे के बारे में बात करें तो पहले बच्चे को हर दाल येलो कलर की ही दिखाई देती है, येलो या वाइट, ठीक है। वो डिस्टिंग्विश कैसे करता है, येलो कलर की या ग्रीन कलर की, येलो कलर की या ब्लैक कलर की, इसके अलावा कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। परंतु जैसे जैसे बुद्धि की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दालों का पहचानने की ताकत भी आती जाती है, समझने की भी शक्ति आती जाती है। तो विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की क्षमता बुद्धि के बढ़ने के साथ, यानी उम्र के बढ़ने के साथ में आती जाती है। नई समस्याओं को हल करने की योग्यता। जीवन में हर प्रतिक्षण प्रतिपल कुछ न कुछ छोटी बड़ी विभिन्न समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनमें समस्याओं को हल करने की ताकत कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जो बुद्धिमान कम होते हैं उनमें समस्याओं को हल करने की शक्ति थोड़ी बहुत कम होती है। परंतु क्योंकि हम समस्याओं को हल कैसे करते हैं, हम विभिन्न समस्याओं के जो सॉल्यूशंस होते हैं, विभिन्न समस्याओं के जो हल होते हैं, उनको ऑप्शंस ज़्यादा रख पाते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनमें ऑप्शंस रखने की, समस्या के ऑप्शंस रखने की ताकत ज़्यादा होती है, वो समस्याओं के ज़्यादा ऑप्शन रख सकते हैं। अमूर्त चिंतन के योग्य, बिल्कुल जिसमें बुद्धि जितनी ज़्यादा है वह उतना ही अमूर्त चिंतन कर सकता है। बुद्धि अनेक शक्तियों का समुदाय होती है। बिल्कुल, बुद्धि में अनेक चीज, हम एक चीज का यूज नहीं करते। हम केवल ऐसे नहीं कहते कि हम हमारी बुद्धि का यूज करें। बुद्धि का है हमारे पास, इसलिए तो हम रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ हमारे पास, इसलिए तो हम समस्याओं के सॉल्यूशंस यूज कर पा रहे हैं, इसलिए तो हम विभिन्न तरह की जो वस्तु हैं उनका अलग 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 आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं। तो बुद्धि केवल अपने आप में एक चीज नहीं होके, बल्कि विभिन्न अनेक शक्तियों का उपयोग करना कहला जाता है। तो ये बुद्धि के विभिन्न प्रकृतियां हैं जो पाई जाती हैं। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। यानी हम किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, या हमारा मन या हमारी बुद्धि किस कार्य में ज़्यादा चलती है, उस हिसाब से बुद्धि का विभक्त किए गई है। अमूर्त बुद्धि उन
की कहा जाता है जो कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी योग्यता पढ़ाई लिखाई की तरफ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस बुद्धि को अमूर्त बुद्धि का नाम दिया गया है। सामाजिक बुद्धि जो कि समाज के रिश्ते को समझने में ज़्यादा योग्य होते हैं, उन्हें सामाजिक बुद्धि का नाम दिया गया है, जो कि समाज के रिश्तों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरह संवारते हैं और अच्छे से संभाल के रखते हैं, तो उन्हें सामाजिक बुद्धि का नाम दिया गया है। यांत्रिक बुद्धि जो कि मैकेनिज्म की तरफ ज़्यादा रिलेट करती है, जो कि गैजेट्स की तरफ ज़्यादा रिलेट करती है, जो कि मशीन की तरफ ज़्यादा रिलेट करती है, तो हम उस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि का नाम दिया गया है। जो बच्चे यांत्रिक बुद्धि की तरफ जिनका ज़्यादा होती है, वह बड़े चल के इंजीनियर इस तरह के प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्धि का परीक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं कि किसमें कितनी बुद्धि है। यह एक साइंटिफिक तरीका है बुद्धि को परीक्षण करने का। ये क्या फ़ायदा देता है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु सबसे पहले हमें देखते हैं कि बुद्धि का हम किस तरीके से परीक्षण कर सकते हैं कि किसमें कितनी बुद्धि है और कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो सबसे पहला मेथड है व्यक्तिगत परीक्षण। इसको बिन साइमन ने लागू किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया था। क्योंकि हम व्यक्तिगत परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो यह प्रति व्यक्ति या प्रति बच्चे के ऊपर इस्तेमाल किया गया था। इसमें इन्होंने क्वेश्चनियर बना लिया, क्वेश्चनियर के हर का आंसर दे दिया। अब 7th क्लास के बच्चे को, सब फॉर एन एग्जाम्पल 7th क्लास के बच्चे को बैठा दिया। बच्चा यदि पर्टिकुलर टाइम में अपने सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर देता है, तो वह उसकी बुद्धि कितनी है, मानसिक आयु, शारीरिक आयु की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मानसिक आयु की। तो उसकी मानसिक आयु इतने वर्ष तक की घोषित कर दी जाती है, 7 वर्ष या 8 वर्ष। यदि उसने अपने लेवल से ज़्यादा अच्छी तरीके से आंसर दे दिया, उसने 8th क्लास के बच्चे का भी आंसर दे दिया, तो उसकी आयु क्या होगी, मानसिक आयु 8th क्लास के बच्चे की होगी। यदि बच्चा जो 7th क्लास में है और वह 7th क्लास का क्वेश्चन पेपर हल ना करके उसने 6th क्लास का क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से हल कर लिया, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, 6th क्लास के बच्चे की आयु की तरह होगी। हाँ, समझ रहे ना बात को। क्वेश्चन पेपर एक बना लिया गया, दैट इज फिक्स क्वेश्चन पेपर। अब उस क्वेश्चन पेपर के उन्होंने बैठा दिया गया, सबको अलग अलग व्यक्तिगत रूप से लिया गया, हर बच्चे का अलग अलग लिया गया। उसको 6th क्लास का भी दिया गया, उसको 7th क्लास का भी दिया गया, उसको 8th क्लास का भी क्या क्वेश्चन पेपर दे दिया। अब जो बच्चा जिस तरीके से जिस लेवल का हल कर लेता है, उसकी मानसिक आयु उस तरीके से घोषित हो गई। परंतु यह बहुत ही टिपिकल काम था, बहुत ही मेहनत का काम था कि हर बच्चे को आप अलग से बुलाएं, अलग से बैठाएं और अलग से कार्य कराएं। तो इसके लिए सामूहिक परीक्षण किया जाने लगा। सामूहिक परीक्षण में भी अल्फा टेस्ट और 2 तरह के टेस्ट होते हैं, अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट, प्रथम श्रेणी का टेस्ट और द्वितीय श्रेणी का टेस्ट। जब हम सामूहिक टेस्ट परीक्षण की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि पूरे समूह को एक साथ में बैठा लिया जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी का अल्फा श्रेणी का टेस्ट में वह टेस्ट आता है जिसके जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनको अक्षर ज्ञान होता है, उनका लिया जाता है। ठीक है, अब अक्षर ज्ञान वाले उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करने को दिया जाता है। जैसे कि व्यक्तिगत परीक्षण में क्या किया जाता है, हर बच्चे को अलग अलग बुलाया जाता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। इसमें समूह में बुलाया जाता है और सबको एक साथ क्वेश्चन पेपर, एक लेवल का क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर हम मानसिक आयु फाइंड आउट करने के लिए जिसका जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन पेपर का, उस हिसाब से मानसिक आयु बांट देते हैं। परंतु ये किस प्रथम श्रेणी का या अल्फा टेस्ट उसके लिए है जो कि जिनको कि अक्षर ज्ञान है। परंतु जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, उनके लिए बीटा टेस्ट का यूज किया गया है। और बीटा टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, उनको कुछ वर्क दिया जाता है, क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान तो है नहीं, तो ग्रुप में बैठा के सबको एक तरीके का वर्क दिया जाता है। अब चूंकि जिस हिसाब से वर्क कंप्लीशन होता है, उसके हिसाब से उनकी मानसिक आयु मान ली जाती है। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक परीक्षण की। क्रियात्मक परीक्षण में उन लोगों के लिए परीक्षा ली जाती है जो कि अक्षर ज्ञान नहीं होता है और
जो किसी तरीके से विकलांग होते हैं, ठीक है, या तो वो सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, परंतु उनमें बुद्धि तो होती है, बुद्धि का परीक्षण भी करना पड़ता है हमें, तो उनके लिए क्रियात्मक परीक्षण की विधि का उपयोग में लाई जाती है। समय सीमा युक्त परीक्षण जो कि आप देते आए हैं, एग्जाम्स जिसका नाम लिया गया है, हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्वेश्चन पेपर में आप अपने आंसर लिखते हैं जिसकी एक सीमा होती है, समय सीमा होती है। जब हम समय सीमा में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस दे देते हैं, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे शब्दों में उसकी व्याख्या करनी होती है और उस व्याख्या से आपको नंबर मिलते हैं और आप ये जान जाते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, बुद्धि का परीक्षण कितना है। समय सीमा रहित परीक्षण, इसके अंदर ये देखते हैं कि समय की कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं होती है। आपको ये कार्य सौंप दिया जाएगा, आपको अच्छे से, आप जितना अच्छी तरीके से, जितना कुशल पूर्वक उस कार्य को कर सकें, उसकी कुशलता का ही मापदंड उसकी बौद्धिक मापदंड के अनुसार होता है। जितना कुशलता से काम होगा उतना ही बौद्धिक विकास होगा या उसका बौद्धिक मापदंड उतना ही अच्छा होता है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि IQ लेवल बहुत अच्छा है इसका, ये ऐसे सुना होगा, ये IQ लेवल ये होता है, पर IQ लेवल होता क्या है? हमने ये बात फाइंड आउट करी थी कि मानसिक आयु, शारीरिक आयु अलग होती है। शारीरिक आयु का तात्पर्य होता है जन्म से लेके पर्टिकुलर टाइम तक, आज तक की आयु बच्चे की क्या है। मानसिक आयु होता है कि वो कितना सॉल्व कर पाता है अपने आयु के कम या अपनी आयु से ज़्यादा, या अपनी आयु वाले बच्चों तक कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, वो उसकी क्या होती है, मानसिक आयु। तो बच्चे का जब IQ लेवल फाइंड आउट करना पड़ता है, तब मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, उतना ही बच्चे का IQ लेवल होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम बोलते हैं कई बार बच्चा का IQ बहुत ज़्यादा है, कई बार बच्चे का IQ कम है। तो IQ लेवल कितना होता है जब हम बच्चे का IQ लेवल अच्छा मानते हैं, और कितना होता है जब हम बच्चे का IQ लेवल कम मानते हैं। बेन साइमन के अनुसार IQ लेवल के हिसाब से बुद्धि का स्तर बनाया गया था। इसके बारे में हम अभी देखते हैं। हमने देखा था कि जब IQ लेवल निकालना होता है तो हमने निकाला था मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100 इजिकल टू IQ लेवल। तो मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड करके उसको जो भी आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके IQ लेवल निकल के आता है। यदि किसी बच्चे का IQ लेवल 140 से ऊपर है तो उसकी वह प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है। जिसका IQ लेवल 120 से 139 की तक की श्रेणी है वह प्रखर बुद्धि की श्रेणी में आता है। जो उस बच्चे का IQ लेवल 110 से 119 तक की श्रेणी में आता है वह बच्चा तीव्र बुद्धि की श्रेणी में आता है। जिसका IQ लेवल 90 से 109 के मध्य है वह सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आता है। और जिसका IQ लेवल 89 से कम है उसकी बुद्धि सामान्य से कम मानी जाती है। जैसा कि बताया गया है टेबल में, जिसका बुद्धि लेवल 80 से 90 के मध्य है वह मंद बुद्धि की श्रेणी में आता है। जिसका IQ लेवल 70 से 79 के मध्य है वह निर्बल बुद्धि की श्रेणी में आता है। जिसका IQ लेवल 50 से 69 के मध्य है वह मूर्खों की श्रेणी में आता है। जिसका IQ लेवल 25 से लेके 49 तक का है वह मूढ़ की श्रेणी में आता है। और जिसका IQ लेवल 24 से कम होता है वह मूढ़ की श्रेणी में घोषित किया गया है अकॉर्डिंग टू बेन साइमन। अब हमने IQ लेवल तो फाइंड आउट कर लिया है ना। अब IQ लेवल या बौद्धिक स्तर के फाइंड आउट करने के क्या फ़ायदे होते हैं? क्या हम बच्चों को, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या हम बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं? बिल्कुल। जिस बच्चे का IQ लेवल जिस हिसाब से होता है बच्चे को उस श्रेणी में रख के उस लेवल का पढ़ा के बच्चे के ज्ञान को और ज़्यादा अर्जित कराने में मदद मिला सकते हैं। पेरेंट्स और समाज का ये कर्तव्य होता है कि बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करके बच्चे को पढ़ाई में और बच्चे की व्यक्तित्व निर्माण में, बच्चे का करियर बनाने में यह बहुत मदद कर सकते हैं।
आईक्यू लेवल हमने देखा कि आईक्यू लेवल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, परंतु उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला फ़ायदा होता है कि व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन करने में। जुड़वा बच्चे हैं, सेम सिबलिंग्स हैं, उनमें क्या क्या व्यक्तित्व में डिफरेंस आता है, उसका डिफरेंस के पीछे क्या कारण होता है, इसका भी एक बौद्धिक परीक्षण में मददगार करता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा है, एक बच्चा बहुत खराब है, पेरेंट्स एक हैं, एनवायरनमेंट एक है, परंतु इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे बुद्धि है, हाँ या ना, या दो बच्चे जो जुड़वा हैं उनके व्यक्तित्व अलग अलग हैं, इसके पीछे क्या कारण है, एक शारीरिक रूप से मजबूत है, एक मानसिक रूप से मजबूत है, ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए बौद्धिक परीक्षण का इम्पोर्टेंस होती है। शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है बौद्धिक परीक्षण की, क्योंकि हम डायरेक्ट लिंक करते हैं शिक्षा के क्षेत्र को बौद्धिक परीक्षण से। बच्चा क्या लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, क्या सब्जेक्ट लेगा, ये उसके पिताजी या माताजी या ग्रैंड पेरेंट्स की मर्जी से नहीं लेना चाहिए, वह लेना चाहिए बच्चे के बौद्धिक स्तर के अनुसार। बच्चा शिक्षा में तभी सफल हो पाता है जब वह अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से उस चीज़ को जो पढ़ना चाहता है वह पढ़ पाता है। यदि बच्चा साइंस में समझ पा रहा है, मैथ्स समझ पा रहा है, तो बच्चों को साइंस मैथ्स दिलानी चाहिए। यदि बच्चा सोशल स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसे ज्योग्राफी, होम साइंस और सब्जेक्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उसको वो सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि बुद्धि के हिसाब से बच्चे को सब्जेक्ट दिलाया जाए तो वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। यही नेक्स्ट है व्यवसाय में उपयोगी। आगे जाके क्या व्यवसाय चुनना है आपको, यह आपकी बुद्धि पर डिपेंड करेगा। व्यवसाय करने की ताकत सब में नहीं होती है, बिजनेस करने की ताकत सब में नहीं होती है, बिजनेस करने की बुद्धि सब में नहीं होती है। कुछ सर्विस कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं। जो बिजनेस कर सकते हैं वो सर्विस नहीं कर सकते, वो जो सर्विस कर सकते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। वो किससे मालूम पड़ता है व्यवसाय क्या है, कैसे को चुनना है, यह बुद्धि परीक्षण से मालूम पड़ता है कि किस को किस तरीके का व्यवसाय चुनना चाहिए। मंद बुद्धि का पता लगाने हेतु यह हमें मालूम नहीं पड़ता है शारीरिक रचना के हिसाब से जनरली कि बच्चा मंद बुद्धि का है या बच्चा प्रतिभाशाली है। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है तो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, हम बौद्धिक परीक्षण से फाइंड आउट करते हैं कि बच्चा किस लेवल का है, कि उसकी बुद्धि आईक्यू लेवल क्या है। इंटेलिजेंट बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चे को हम अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, नहीं तो उसकी प्रतिभा का दमन हो जाएगा। मंद बुद्धि के बच्चे को अलग तरीके से परीक्षण दिया जाता है ताकि वह मंद बुद्धि से निकल के सामान्य बुद्धि तक आ सके, या मंद बुद्धि से सामान्य बुद्धि की तरफ ना भी आ पाए तो कम से कम अपना जीवन यापन अपने कुशलतापूर्वक कर सके। तो मंद बुद्धि के बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनको प्रशिक्षण देने का कार्य अगर हम कर सकते हैं तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं, बौद्धिक परीक्षण के फर्स्ट स्टेप होता है उसका, और बौद्धिक परीक्षण के द्वारा ही हम वह कार्य कर सकते हैं। रोजानुमुख पाठ्यक्रम के अनुसार हमें अलग अलग लेवल के, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रोजानुमुख करना है, हमें रोजगार बढ़ाना है। चूँकि हमें रोजगार बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सिलेबस डिज़ाइन करना पड़ेगा। सिलेबस कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम अलग अलग लेवल के सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। बच्चा ये पॉइंट भी कर सकता है, बच्चा ये सिलेबस भी चुन सकता है, बच्चा ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस हिसाब से सिलेबस चुनेगा। सिलेबस वो पाठ्यक्रम जैसे चुनेगा जो उसका लेवल होता है, आईक्यू लेवल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वह रोजगार के पाठ्यक्रम चुनना पसंद करेगा। यदि उसको वो प्रतिभाशाली बच्चा है तो वह हार्ड जो पाठ्यक्रम होता है वह चुनना पसंद करेगा, जबकि वह सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा तो वह जो नॉर्मल सिलेबस होता है वह चुनना पसंद करता है। परंतु बनाने के लिए भी वह बौद्धिक परीक्षण का आवश्यकता होती है, सिलेबस को डेवलप करने के लिए भी बौद्धिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। सेना के क्षेत्र में हमने देखा था अल्फा टेस्ट और हमने देखा था बीटा टेस्ट। ठीक है, अल्फा टेस्ट था जो कि पढ़े लिखे थे जिनको अक्षर ज्ञान था, बीटा टेस्ट जो पढ़े लिखे नहीं थे जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था। परंतु अल्फा टेस्ट में भी प्रतिभाशाली होते हैं और बीटा टेस्ट में भी प्रतिभाशाली होते हैं। सेना में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि
सेना की जीत जब होती है जब उस व्यक्ति को उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से कार्य दिया जाता है। अब आईक्यू लेवल के हिसाब से कार्य देने के लिए सबसे पहले हमें आईक्यू लेवल व्यक्ति का क्या है, आईक्यू लेवल फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सेना के क्षेत्र में ये बुद्धि परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विशेषज्ञों के चयन में कौन सा विशेषज्ञ आप चुनेंगे कि आप अधिकारी बनाएंगे, कि आप उसको कर्मचारी बनाएंगे, कि आप उसको चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी बनाएंगे, यह विशेषज्ञ होते हैं। उनको चुनने में बौद्धिक परीक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके बिना यह कार्य बिल्कुल असंभव होता है। तो बौद्धिक परीक्षण का होना या बौद्धिक परीक्षण कराना एक अत्यंत आवश्यक कार्य होता है, जिसके हिसाब से अगर चला जाए तो बच्चे का व्यक्तित्व विकास हो जाता है, समाज का विकास हो जाता है, और जो यदि कोई कमी होती है तो उस कमी को भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम हमारे आईक्यू लेवल के हिसाब से कार्य करेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल पाएगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो टास्क उतनी जल्दी कंप्लीट हो पाता है। अब हम देखते हैं कि बौद्धिक विकास की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल पहले हमें कुछ चीज़ दिखाते हैं यदि हम बच्चे को, तो उसे पूरी की पूरी चीज़ एक दिखाई देती है। जैसे ह्यूमन बीइंग दिखाएंगे तो उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता है कि ये हाथ है, ये मुंह है, ये उंगलियां हैं, ये नाखून है, इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। वो बिल्कुल एक समान दिखाई देती है। बाद में उसे विशिष्टता का ज्ञान होता है कि यह आँख है, यह पलक है, ये उंगली है, ये नाखून है, ये छोटी उंगली है, या ये रिंग फिंगर है। इस तरह का अंदाज़ा उसको बाद में होता है, यानी कि वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बौद्धिक विकास वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल होता है। बिल्कुल कहा जाता है जिसके पेरेंट्स की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनके बच्चों की बुद्धि भी उतनी ही तीव्र होती है। और यदि सामान्य आईक्यू लेवल वाले पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों की बात करते हैं हम, जब वो सामान्य आईक्यू लेवल वाले होते हैं तो उनके बच्चे भी सामान्य आईक्यू लेवल वाले होते हैं। और साथ में वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि उसके आसपास का वातावरण, बच्चे के आसपास का वातावरण इस तरीके का है कि सभी सामान्य से लो लेवल आईक्यू वाले हैं, तो बच्चा अपने आप अपने को इस रंग में रूप में ढाल लेता है कि उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। वह अपनी बुद्धि से कार्य करना बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि वातावरण का उसकी बुद्धि के ऊपर भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक विकास क्रमिक होता है। अगर आप ये सोचें कि बच्चा एकदम से सब कुछ सीख जाए तो वो इम्पॉसिबल होता है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। पहले अल्फ़ाबेट लिखना आएगा, अल्फ़ाबेट के बाद छोटे वर्ड्स बनाना आएगा, छोटे वर्ड्स के बाद बड़े वर्ड्स बनाना आएगा, फिर सिंपल सेंटेंस, फिर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। तो यह क्या होती है, क्रमिक होती है, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस होता है। एकदम से रातों रात कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। यह विगत एवं वर्तमान अनुभव का योग होता है। यह जब हम कोई अनुभव रखते हैं बच्चों के सामने, या बच्चा कोई चीज़ परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है, तो वह अवश्य पुरानी सिचुएशन और लेटेस्ट सिचुएशन जो वर्तमान सिचुएशन में होता है, बच्चा उन दोनों को आपस में रिलेट करना चालू करता है। रिलेशन के बाद ही वह अनुभव, वो उसको उस चीज़ को अनुभव हो जाता है, और उसकी बौद्धिक योग्यता उस हिसाब से होती है। वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वर्तमान और उसका विगत अनुभव किस तरीके का होता है। यह अधिगम और परिपक्वता की देन है। जब तक आपकी मसल्स मजबूत नहीं हो पाती हैं, आप कार्य नहीं कर पाते। उसी तरह अधिगम और परिपक्वता बुद्धि में भी काम करती है। जब अधिगम और परिपक्व हो जाते हैं, उस हिसाब से आपका कार्य होता है। यदि आप 6 वर्ष के बच्चे से उम्मीद करें कि वह 20 तक की टेबल सुना दे, तो वह अभी उस तरह का परिपक्व नहीं हुआ होता है कि वह 6 साल का बच्चा 20 तक की टेबल सुना दे। यह अगर सुना पाता है तो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। हम ये नहीं कहते कि कोई बच्चा नहीं सुना सकता, पर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करते हैं। जब हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो अधिगम और परिपक्वता के कारण ही बौद्धिक विकास हो पाता है। इसमें व्यक्तित्व
की भिन्नता पाई जाती है। यदि सिबलिंग्स हैं तो भी एक हो सकता है इंटेलिजेंट हो सकता है एक कम इंटेलिजेंट हो। ये हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। हो सकता है कि एक का बुद्धि मैकेनिज्म में ज़्यादा काम कर रही हो, एक की सामाजिकता में ज़्यादा काम कर रही हो, तो और एक का अमूर्त में ज़्यादा काम कर रही हो। तो ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस बच्चे का व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि अलग अलग भिन्नता होती है, इसलिए बौद्धिक विकास अलग अलग तरीके की डायरेक्शंस में भी जा सकता है। यह शिक्षण और निरीक्षण पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो बुद्धि का विकास होता है, जितना शिक्षित किया जाएगा बच्चे को, जितनी नॉलेज दी जाएगी उतना बच्चा शिक्षित हो सकता है। यही होता है। आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक स्तर में जब उच्च आर्थिक स्तर की बात करते हैं हम, तो उच्च आर्थिक स्तर के बच्चों के अंदर जनरली आईक्यू लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो आईक्यू लेवल क्यों ज़्यादा होता है? वो इसलिए ज़्यादा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा शिक्षण दिया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। चूँकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो क्या होता है, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो बुद्धि का विकास शिक्षण और निरीक्षण के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जितना शिक्षण और जितना निरीक्षण किया जाएगा, बुद्धि का विकास उतनी अच्छी तरीके से होगा। हम ये नहीं कहेंगे बहुत तीव्र से होगा, इसलिए तीव्र से नहीं होगा क्योंकि बौद्धिक विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, हमने भी पढ़ा था। तो बुद्धि का विकास के लिए ये सब विशेषताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि बौद्धिक विकास किस एज में किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करते हैं। जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो बच्चों का बौद्धिक विकास की गति जो होती है वह धीमी गति होती है, उसकी कम गति से वह विकास होता है। इसमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चा भाषा को समझता है, पहले उसको आत्मचिंतन करता है, उसके बाद भाषा सीखता है और फिर बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, तो भाषा का विकास होता है। बच्चा अनुकरण करने लग जाता है, जो उसके पेरेंट्स कहते हैं जैसा वो करते हैं वैसे ही उनके पीछे 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 वह अनुकरण करने लग जाता है। बच्चों का उसके बाद शैशवावस्था में संवेदी अंगों का विकास हो जाता है। संवेदी अंगों की संवेदना चालू हो जाती है। कहने का मतलब उसकी संवेदनाओं का विकसित हो जाती है, जिससे उसको अच्छा लगना, बुरा लगना, दोनों पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वह डेवलप होने लग जाते हैं। वह उसके हिसाब से रिएक्ट करना चालू कर देता है। फिर हम बात करते हैं पूर्व बालावस्था की। पूर्व बालावस्था में बच्चे में जिज्ञासा का जो गुण होता है, जो वो बौद्धिक से अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में सोचने लग जाता है। वह अवलोकन करने लग जाता है किसी भी वस्तु का या किसी भी परिस्थिति का। अच्छा ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों है ना, तो इसके साथ में वह देखने लग जाता है पूरा अवलोकन। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देखेंगे, वो अगर किसी को कोई खिलौना ला के दिया जाए बच्चे को, तो वो खिलौना को खेलने की बजाय सर्वप्रथम उसका अवलोकन करता है, उसको टेढ़े मेढ़े तरीके से उठा के देखता है। वो आवाज़ कर रहा है तो उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, क्या बंद करने, स्विच बंद करने पे आवाज़ बंद हो जाती है तो क्यों हो जाती है, स्विच का भी वो अवलोकन करने लग जाता है। मतलब आसपास के वातावरण का तो वह अवलोकन करता है। अवलोकन करेगा तभी तो उसकी बुद्धि इंक्रीज होगी, है ना, तभी तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। समस्याओं का समाधान निकालने लग जाता है। बच्चों के सामने जो समस्याएं हम पेश करते हैं या बच्चों की जो समस्याएं होती है वो हमारे लिए छोटी होती हैं, पर बच्चों के लिए बहुत ही विकट और बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का बच्चा समाधान विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने लग जाता है। यानी कि इस एज में आके बच्चे का बौद्धिक विकास शुरू हो जाता है, समझने लग जाता है वो चीज़ों को। अच्छा इस बटन को ऑफ करेंगे तो खिलौने की आवाज़ बंद हो जाएगी, इस बटन को ऑन करेंगे तो खिलौने की आवाज़ चालू हो जाएगी। तो वो चीज़ों को समझने लग जाता है। इस तरह करने से यह जो मैं इस तरह का रिएक्शन करूंगा तो मुझे वह अप्रिशिएशन मिलेगा, इस तरह का रिएक्शन करूंगा तो वह अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। खाना मुझे इस तरीके से खाना पड़ेगा, खाना मुझे इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, स्पून का यूज़ करना चाहिए इस समय या नहीं करना चाहिए, इस बात की बच्चे को समझ आने लग जाती है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारी बातें आप होती हैं जिसमें बच्चा समझने लगता है, क्योंकि यह पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसमें समझना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। और समझ कहाँ से आती है? बौद्धिक विकास के थ्रू ही आती है।
भाषा का विकास इस समय बहुत अच्छे से होता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, स्कूल जाने से उसका भाषा का जो ज्ञान होता है पीयर ग्रुप से एज वेल एज जो टीचर से इंटरेक्शन होता है, इस कारण से उसका भाषा का ज्ञान बहुत या भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बच्चा स्मरण, चिंतन और कल्पना करने लग जाता है। स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, उसको याद रखा जाता है, वह घटना याद रखता है कि इस समय ये घटना हुई थी। एकदम से बच्चा हम सरप्राइज होते हैं कि अच्छा ये तो हमने वहाँ पे भी देखा था, ये हमने आप बड़े ही बड़े भूल जाते हैं, बट छोटे बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो ये याद रखते हैं कि हाँ यह चीज़ वहाँ पे भी हुई थी। वो कल्पना करने लग जाते हैं, वो स्पाइडरमैन बन जाते हैं, वो कोई भी जो भी वो कार्टून देखते हैं वो कार्टून का कैरेक्टर अपने आप में बिल्डअप कर लेते हैं और वो कैरेक्टर के हिसाब से बिल्डअप करके वो खेलने लग जाते हैं। यह तब होता है जब बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। आत्मबोध होने लग जाता है बच्चे को। आत्मबोध होना एक बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ यह चीज़ अच्छी है या यह चीज़ बुरी है, या मेरे में ये अच्छा है या मुझे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या मेरे में ये बहुत अच्छी क्वालिटी में इस क्वालिटी को उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है बौद्धिक विकास के साथ में शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था में ये सब तो होता ही बौद्धिक विकास के साथ में, इसके साथ में इस बच्चों का रुचि का विकास होने लग जाता है। फॉर एन एग्जांपल बच्चा ड्राइंग एंड पेंटिंग की तरफ बढ़ता जाएगा, उसकी रुचि ड्राइंग एंड पेंटिंग की तरफ हो रही है, वह गेम्स की तरफ बढ़ने लग जाता है, वो गेम्स खेलना चालू कर जाता है। अभी तक उसके गेम्स स्पेसिफाई नहीं होते, वो सारे गेम्स खेल लेता है, ठीक है, जो भी उसके सामने आएंगे वो सारे गेम्स खेलने लग जाएगा। तो उसकी रुचि का विकास होना चालू हो जाता है। रुचि का विकास कब होता है? जब बौद्धिक विकास होता है। हम सोचेंगे समझेंगे उस तभी तो उसको अपनाएंगे। हम सोचने की समझने की क्षमता हमें किस में से आएगी? बौद्धिक विकास के थ्रू आएगी। बहुमुखी विकास होना चालू हो जाता है बच्चों का, पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चा इंटेलेक्चुअल भी डेवलपमेंट कर लेता है, बच्चा सोशलाइजेशन भी करने लग जाता है। अलग अलग तरह के बच्चों के विकास होने चालू हो जाते हैं। वह विकास कब होते हैं? जब बच्चा का बौद्धिक विकास होता है, बच्चा में जब शक्ति आ जाती है बहुत सोचने समझने की, तब बच्चों का बहुमुखी विकास होना चालू हो जाता है। और इस एज में आके बच्चों के तर्क शक्ति भी आ जाती है। मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ क्योंकि वर्ड इसमें तर्क शक्ति होती है कि यह इस कारण से होता है। पानी उबलता है क्योंकि गैस पे गैस जल रही होती है, फ्लेम होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और पानी उबलने लग जाता है। तर्क शक्ति आ जाती है, इस चीज के पीछे ये कारण होता है। तो तर्क शक्ति तभी आ जाती है जब बच्चे का बौद्धिक विकास समुचित रूप से होता है। बच्चे में निर्णय प्रक्रिया आ जाती है, बच्चे सोचने लगता है, बच्चा डिसाइड करने लगता है कि हाँ मुझे ये फ्रेंड बनाना है, ये फ्रेंड नहीं बनाना है, मुझे ये गेम खेलना है, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। बच्चा स्वयं का डिसीजन लेने की पावर आ जाती है। उसे अपने लिए क्या अच्छा है, अपने लिए क्या बुरा है, यह सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। यह तब होता है जब उसका बौद्धिक विकास अच्छा होता है। रचनात्मकता की वह बहुत अच्छी तरह क्रिएटिविटी की तरफ उसका रास्ता बढ़ने लग जाता है। वह अच्छी नई नई चीज़ें बनाने चला जाता है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, चाहे वो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स की बात करें, या हम कुकिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं, गार्डनिंग एबिलिटी की बात कर लें, स्टिचिंग की बात कर लें, किसी भी तरह की बात कर लें हम, या कोई मैकेनिज्म की बात कर लें। और आजकल के जो बच्चे होते हैं वो तो बड़े ही स्मार्ट होते हैं, कंप्यूटर्स और मोबाइल में डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स को यूज़ करने की बात करते हैं। तो वह रचनात्मकता की तरफ उसके पांव बढ़ते चले जाते हैं। तो ये रचनात्मकता किससे आती है? बौद्धिक विकास के थ्रू आती है। संचय की प्रवृत्ति, वह अच्छी बुरी सारी तरह की जो मेमोरीज होती है उसको संचय करने लग जाता है। मैं जब छोटा था तब मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे बोलता था, मैं ऐसे चलता था, या मेरी स्कूल में वह मैडम थी जो मुझे उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, या मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था वो वहाँ चला गया और हमारे दोनों की दोस्ती ऐसे थी। इस तरह की जो बातें होती हैं वह करने लग जाता है, वो संचय करने लग जाता है इस चीज़ों को, वो समझने लग जाता है चीज़ों को, वो वातावरण में घुल मिल जाता है और वातावरण में जो भी चीज़ होती है वो संचय करने लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वह बच्चा यह देखने लग जाता है कि हाँ हम इस रास्ते गए थे तो ये हुआ था। तो क्या संचय करने की प्रवृत्ति आ गई। संचय करने की प्रवृत्ति बौद्धिक विकास का एक प्रमुख लक्षण होती है जो उत्तर बाल्यावस्था में आती है। अब हम किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में यह तीनों प्रवृत्तियां तो होगी जो शैशवावस्था में है बच्चों के, पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में, परंतु उसकी
थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? हमने बात करी थी रुचि का विकास होना चालू कर देता है, परंतु कुछ समय बाद किशोरावस्था में आके विशिष्टता की तरफ उनकी चली जाती है। रुचि, जैसे कि एग्जाम्पल दें, अगर उसको ड्राइंग एंड पेंटिंग का शौक है तो हो सकता है ड्राइंग एंड पेंटिंग तो वो सब तरह की करता है, परंतु उसकी रुचि ह्यूमन फिगर के पर कंसंट्रेट हो गई है। वो केवल अब ह्यूमन फिगर बनाने लगा है या वो केवल फ्लावर्स बनाने लगा है। यदि बच्चे को फोटोग्राफी का शौक है तो वो एनिमल्स की केवल फोटोग्राफ ले रहा है, या वह बच्चा केवल फ्लावर्स की फोटोग्राफ्स ले रहा है। तो ये उसकी विशिष्टता है। फोटोग्राफी तो था यहाँ तक आने तक, उत्तर बाल्यावस्था मानते हैं उसको फोटोग्राफी शौक था, परंतु वह क्या है, एनिमल्स की ले रहा है या बर्ड्स की ले रहा है या फ्लावर्स की हो रहा है या स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उसकी विशिष्टता हो जाती है। इस तरीके से किशोरावस्था में आने के बाद में विशिष्टता की तरफ रुचि बढ़ती चली जाती है। कल्पना इस समय पर चरम सीमा पर होती है। जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, वह बहुत अच्छी अच्छी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये भी होता है। वर्तमान में भी वो कल्पना में खो जाता है। इस समय उसकी बौद्धिक शक्ति उसे कल्पना की ओर खींचती चली जाती है। जितना ज़्यादा बौद्धिक विकास होता है उतनी कल्पना की शक्ति ज़्यादा होती है। वह वातावरण में रुचि लेने लग जाता है। हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, वो पेड़ पौधों में रुचि लेने लग जाता है। वो सामाजिक वातावरण में रुचि लेने लग जाता है। वातावरण का मतलब ये नहीं कह रहे कि हम केवल हमारे आसपास का वातावरण, हम वातावरण हमारे सामाजिक वातावरण की बात कर रहे हैं, हम कॉलेज के वातावरण की बात कर रहे हैं, हम हमारे आस पड़ोस के वातावरण की बात कर रहे हैं, हम कहीं गार्डन में जाते हैं वहाँ का वातावरण की बात करने लग जाते हैं। तो जब किशोरावस्था होती है तब बच्चा अपने आसपास जो जैसा भी होता है वातावरण, जहाँ भी वो जा रहा है वो उस तरह की रुचि लेने लग जाता है। अच्छा, यह मैं यहाँ गया तो उसके आसपास मैंने क्या देखा। इस एज तक और इस एज तक बच्चा आसपास की ज़्यादा दिखाई नहीं देता, उसको दिखा समझ में नहीं आता उसको, परंतु किशोरावस्था में आते आते वह आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वह वातावरण की तरफ समझने लग जाता है और वातावरण में रुचि लेने लग जाता है। और तर्क शक्ति भी इस समय चरम सीमा पर होती है। बच्चा तर्क करने लग जाता है अपनी बौद्धिक शक्ति के हिसाब से कि हाँ ये ऐसा है और इसके पीछे क्या कारण है और इसको ऐसा ही होना चाहिए और इसको ऐसा क्यों होना चाहिए। इसके पीछे वह तर्क शक्ति बहुत लगाता है और तर्क पे तर्क पे तर्क पे तर्क दिए जाता है। तर्क हो सकता है, तर्क हो सकता है कुतर्क हो। ये तो आप जैसे किशोरावस्था में ही है अभी, तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि आपके पास हर चीज के कितने सॉल्यूशन है। इसके बाद ये अल्टरनेटिव, इसके बाद ये अल्टरनेटिव, इसके बाद ये अल्टरनेटिव। तो इस समय तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बौद्धिक विकास ऐसा विकास है जो केवल एक अपने आप में विकास नहीं है, यह बहुत सारी विकासों का समावेश होता है उसके अंदर। एक विकास दूसरे विकास को हमेशा प्रभावित करता है। जैसे शारीरिक विकास पूर्णतः नहीं है तो वह बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? जब हमारे शारीरिक विकास किसी बच्चे का नहीं होता है तो वह अपने आप को आत्मबोध उसमें ग्लानि से भर जाता है कि मेरे में कुंठा सी हो जाती है उसके अंदर कि मेरे में यह शारीरिक क्षमता नहीं है। तो हो सकता है, हम हर केस की बात नहीं करते हैं, कई मैक्सिमम केस में होता है क्योंकि उसके अंदर शारीरिक कुंठा होती है तो उसका मानसिक विकास वह चाहता है तब भी उतना नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर एक ग्लानि महसूस होने लग जाती है। बौद्धिक विकास को बढ़ाया भी जा सकता है, बौद्धिक विकास को इंक्रीज भी किया जा सकता है। कैसे? उसके द्वारा, लर्निंग के द्वारा। जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका बौद्धिक विकास होता है।